यहाँ पर हम पूरा जो हमने आधा चैप्टर यहाँ पर क्लियर करा वह हमारा मांग पर डिपेंडेंट था। और अब हम यहाँ पर पूर्ति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भाई जैसा कि मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में बताया था कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध यानी कि ऋणात्मक संबंध होता है, वैसे ही पूर्ति और कीमत के अंदर धनात्मक संबंध होता है कि एक उपभोक्ता जब भी किसी वस्तु का इस्तेमाल करता है, जबकि बिक्री करता है, तो कीमत कम होने पर वह उसकी बिक्री कम कर देता है, कीमत ज्यादा होने पर उसकी बिक्री भी ज्यादा कर देता है। किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। अभी तक मांग पक्ष के बारे में आपको विस्तार से बताया था, अब हम पूर्ति के बारे में यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पूर्ति का तात्पर्य होता है, पूर्ति का तात्पर्य किसी वस्तु की उस मात्रा से है जो विक्रेता उस वस्तु की किसी निश्चय कीमत समय की प्रति इकाई पर बाजार में बेचने के लिए तैयार होता है। किसी वस्तु की जितनी मात्रा उपलब्ध है, उपलब्ध मतलब आप लोगों ने जितना उसका स्टॉक करा हुआ है, ठीक है, उसे वस्तु की पूर्ति नहीं कहा जाएगा। आप सोचो कि पूर्ति, भाई आप किसी ने आपसे पूछा पूर्ति किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे हमारे पास इस सामान का बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है, तो वो कभी भी पूर्ति नहीं कहलाता, ठीक है। जो विक्रेता उस वस्तु की किसी निश्चित यानी कि फिक्स टाइम पर उसकी फिक्स कीमत पर समय की प्रति इकाई पर बाजार में बेचने के लिए रेडी होता है, उसे पूर्ति कहा जाता है। यानी कि आपके पास बहुत सारा माल रखा हुआ है, उसे पूर्ति नहीं कहा जाएगा, बल्कि पूर्ति किसे कहा जाएगा कि भाई आप किसी एक अच्छी कीमत पर उसे बाजार के अंदर बेचने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो वह पूर्ति कहलाएगा, ठीक है। जैसे पूर्ति को भी, जैसे मांग को वहां पर निर्धारित करने वाले कारक होते थे, तो सेम यहाँ पर पूर्ति को भी निर्धारित करने वाले कारक होते हैं। तो सेम वैसा ही पॉइंट है, कुछ हटके थोड़ा सा होगा। वस्तु की अपनी कीमत यानी कि पीएक्स हो गया, संबंधित वस्तुओं की कीमत इसमें भी हो सकता है ना। देखो वस्तु की कीमत क्या होती है, उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है, अधिकतम लाभ कमाना होता है। यानी कि हर व्यक्ति, हर दुकानदार, हर बिजनेसमैन यही चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। यदि अन्य बातें जैसे कि पीएक्स, पीआर, वाईटी समान रह रहे हैं, तो कीमत बढ़ने पर विक्रेता क्या करेगा, बेचने वाला उस वस्तु की अधिक मात्रा बेचने के लिए, आप एक दुकानदार हैं, आप एक बिजनेसमैन है, समझना। और अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो आप भी तो चाहेंगे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, तो आप भी तो ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार होंगे। और कीमत कम होगी तो आप क्या चाहेंगे, उस समय पर आप अपनी वस्तु को संभालेंगे, रखेंगे और उसे बाद में इंतजार करेंगे कीमत बढ़ने का। तो कीमत कम होने पर आप वस्तु की मात्रा को भी कम बेचने के लिए तैयार होंगे। किसी वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के इसमें कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। घट रहा है तो वो भी घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, ठीक है। ये पूर्ति का नियम कहलाता है। अन्य वस्तुओं की कीमतें क्या होती हैं, यदि किसी वस्तु जिसका उत्पादक उत्पादन कर रहा है, उत्पादक यानी कि प्रोड्यूशन, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन कर रहा है, कि और की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत समान रहे या फिर बढ़ती रहे, लेकिन अन्य बातें, अन्य वस्तुओं की कीमतों में उस वस्तु की कीमत की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाती है, तो उत्पादक को यानी प्रोड्यूसर को अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने में अधिक लाभ होगा। भाई माना कोई दो वस्तुएं बेचता था, पहली वस्तु की कीमत कम हो जाती है, बेकार हो जाती है, माना उसमें उससे प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो वो उस समय पर क्या चाहेगा कि वह दूसरी वस्तु को बेच करके उसकी जगह पर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। उस वस्तु की कीमत की अपेक्षा अधिक वृद्धि हो जाती है, तो उत्पादक अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने में ज्यादा लाभ होगा, इसलिए वह उस वस्तु का उत्पादन बंद या फिर कम करके अन्य वस्तुओं की ओर हस्तांतरित हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, उत्पादन करने लगेगा, और इस प्रकार उस वस्तु विशेष की पूर्ति कम हो जाएगी, ठीक है। इस प्रकार एक वस्तु की पूर्ति दूसरी वस्तु की कीमतों के द्वारा प्रभावित होती है। तकनीक यानी देखो भाई, टेक्नोलॉजी भी किसी चीज पर डिपेंडेंट होती है। माना आप दो चीज, हम पहले के जमाने की बात करें, पहले के जमाने में जो टीवियां आती थी, लेकिन आज क्या आप अभी उन्हें यूज कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं कर सकते, बिकॉज हम टेक्नोलॉजी की तरफ ट्रांसफर हो चुके हैं। तो तकनीक ज्ञान का स्तर भी जो होता है वह भी क्या करता है, किसी न किसी चीज की पूर्ति को कम कर देता है। जो पुराने समय पर कंप्यूटर्स यूज होते थे, उनमें जो हमारा विंडो यूज होता था, तो भाई देखो सब कुछ पुराना हो गया, हम उन्हें अगेन यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बिकॉज हमारे पास टेक्निक आ चुकी है और हम उस टेक्निक के हिसाब से चल रहे हैं। किसी वस्तु के उत्पादन में तकनीक ज्ञान की वृद्धि या खोज होने से उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है। और पिछले कुछ वर्षों में टेक्नोलॉजी ज्ञान में विकास और सुधार के कारण ही अलग अलग प्रकार की वस्तु का भारी मात्रा में उत्पादन संभव हुआ है। तकनीक ज्ञान के विकास के कारण अलग अलग प्रकार की वस्तुएं भारी मात्रा में अच्छी किस्म और कम लागत पर उत्पादित यानी कि पैदा की जाती हैं, उत्पादित की जाती हैं, प्रोडक्शन किया जाता है उनका। उत्पादन के साधनों की कीमत, किसी वस्तु के उत्पादन में प्रयोग किए जाने वाले उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? अच्छा देखो, किसी चीज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, किसी चीज को बना रहे हैं, तो उस समय पर हमें क्या क्या चीज की जरूरत होगी? सबसे मेन चीज लेबर होती है। दूसरा, हमारे पास लैंड होना चाहिए यानी कि भूमि होनी चाहिए। तीसरी, हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, कैपिटल्स, मशीनें होनी चाहिए। आदि कीमत बढ़ने पर
या फिर कम होने का उत्पादन की मात्रा पे पूर्ति पर पूरा पूरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है भाई, देखो अगर लेबर ज्यादा पैसे मांगने लगे, किराया ज्यादा जाने लगे भूमि का, और भाई पूंजी मशीनें महंगी आने लगी, तो सीधी सी बात उत्पादन करने में उसकी लागत ज्यादा लग गई ना। तो भाई अब ऐसा तो नहीं है कि जो उत्पादक जो व्यक्ति कर रहा है उत्पादन करने में ज्यादा लागत लगी, और जो व्यक्ति उत्पादक है, जो उत्पादक भाई उसे उसको सारी लागत निकालनी पड़ेगी, तो वस्तु की अपनी कीमत क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो किसी एक उत्पादन के साधन जैसे कि लेबर की मजदूरी बढ़ने पर उस वस्तु में जिसमें श्रम लेबर का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, उसकी उत्पादन लागत अपेक्षाकृत बढ़ जाएगी, है ना। इसके कारण उसका लाभ कम हो जाएगा। इसलिए इस वस्तु का उत्पादन बंद या फिर कम करके दूसरी वस्तुओं का उत्पादन व्यक्ति करने में ज्यादा फायदा होगा। उस आप एक उत्पादक हैं और आपको लगता है कि किसी वस्तु को बनाने में अब मुझे बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, लेबर लग रही है, भूमि का यानी कि जो किराया रेंट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो आप सीधी सी बात उस जगह से छोड़ करके किसी और चीज पर बनाने पर ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, पांचवा पॉइंट है हमारा, उत्पादकों के उद्देश्य क्या होते हैं। जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी गोल्स क्या होते हैं। यदि उत्पादक का उद्देश्य, उनका गोल क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना, लेकिन यदि प्रोड्यूसर अपनी वस्तु की अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा मात्रा बेचना चाहता है ना, तो वह कम लाभ पर भी उस वस्तु का उत्पादन और कम प्रॉफिट पे भी उसका प्रोडक्शन करेगा और विक्रय करेगा भाई, है ना। विक्रय यानी कि बेच देगा। यदि उत्पादक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन में निहित जोखिम लेने को तैयार है ना, रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ जाएगा जिनके उत्पादन में जोखिम का अंश अपेक्षाकृत अधिक होता है। ठीक है, ठीक है, पूर्ति का नियम हमने पढ़ लिया। मैंने जस्ट अभी आपको बताया, अगेन बताता हूं कि पूर्ति और कीमत के बीच में कैसा संबंध होता है, धनात्मक यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसे होता है कि जब भी हमारी अन्य बातें समान रहती हैं तो कीमत बढ़ने पर, आपको अन्य बातें समान रहना जरूर यूज करना है, अन्य बातें समान रहने पर अगर यदि किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ती है तो उत्पादक उसकी वस्तु की मात्रा ज्यादा बेचने के लिए तैयार होता है। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उत्पादक उसकी वस्तु की मात्रा कम बेचने के लिए तैयार होता है। इनमें एक दूसरे का विपरीत संबंध पाया जाता है, विपरीत संबंध है, इसी को पूर्ति का नियम कहा जाता है। ठीक है, फर्म पूर्ति की यहाँ पर सारणी दी हुई है, जैसा कि एग्जांपल से समझिए कि भाई एक बॉल पेन है, उसकी कीमत 1 रुपए थी, तो भाई बॉल पेन की पूर्ति की मात्रा कितनी हो रही थी, 10 हो रही थी, 10 इकाइयां बिक रही थी 1 रुपए में। जब उसकी कीमत 1.5 रुपए हो गई तो जो दुकानदार था उसने क्या सोचा कि भाई कमाई ज्यादा हो रही है, तो उसने 14 पेन बेचना स्टार्ट कर दिए। जब कीमत 2 रुपए होती है तो वह 17 पेन बेचना शुरू कर देता है, और जब कीमत 2.5 रुपए होती है तो वह पेन की 19 मात्रा बेचना शुरू कर देता है। यहां से हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे उसकी मांग भी, एक तरीके से पूर्ति भी ज्यादा से ज्यादा होती जाती है। क्लियर हो गया। फर्म में पूर्ति वक्र, हम इसे पूर्ति वक्र पर भी दर्शा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर दर्शा रखा है ना, इसी को पूर्ति वक्र इस तरीके से हमारा बनता है, 0 से सीधा एक सीधी लाइन की तरफ, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्लियर हो गया। आप एग्जाम के अंदर वक्र और सारणी जरूर बना करके दर्शा के आइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही अब यहाँ पर इन्होंने, जैसे हमने मांग के अंदर पढ़ा था कि एक व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग पढ़ी थी, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं व्यक्तिगत पूर्ति और व्यक्तिगत पूर्ति और बाजार पूर्ति। ठीक है, तो व्यक्तिगत पूर्ति क्या होती है, जब किसी एक फैक्ट्री के द्वारा जो मांग हुई, एक फैक्ट्री से जो पूर्ति हुई है वह हमारी क्या कहलाती है, व्यक्तिगत पूर्ति कहलाती है। और जब एक बाजार के अंदर सभी जितनी भी फैक्ट्रियां, जितनी भी फर्में हैं, वह जितनी भी पूर्ति करती हैं, उन सभी का जो कुल जोड़ होता है वह बाजार पूर्ति कहलाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हमारे बॉक्स के अंदर कीमत की, बॉल पेन की कीमत दे रखी है, प्राइस दिया हुआ है। दूसरे में एक फैक्ट्री एक है और एक दूसरी फैक्ट्री है। 1 रुपए में एक फैक्ट्री ने 10 पेन बेचे थे और दूसरी ने 11, फिर 1.5 रुपए में 14, 15, ऐसे ही 2.5 रुपए में 19 पेन और 20 पेन बिके थे। अब इनका कुल जोड़ कर देंगे तो हमारा बाजार पूर्ति निकल के आ जाएगा, और सेम इसे हम ऐसे ही ग्राफ पर दर्शा देंगे जैसे कि हमने मांग को दर्शाया था। ठीक है, फर्स्ट वाले में फैक्ट्री ए का है, दूसरे में फैक्ट्री बी का है, और तीसरे में इनका कुल जोड़ है दोनों का एक साथ। क्लियर हो गया होगा आपको यहां तक। आगे, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन या फिर उसका संकुचन, विस्तार संकुचन। पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन कैसे, 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसमें विस्तार होगा या तो संकुचन होगा। जैसे वहां पर मांग में पड़ा था विस्तार या संकुचन। और पूर्ति में परिवर्तन और कैसे हो सकता है, या तो पूर्ति में वृद्धि होगी या तो पूर्ति में कमी होगी। ठीक है, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन पढ़ते हैं हम किसके साथ में, विस्तार और संकुचन के साथ। यदि किसी वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व जो अभी हमने पढ़े थे सारे के सारे, है ना, उनमें से कीमत के अलावा अन्य बातें समान रहती हैं। अन्य बातें मतलब पीएक्स पीआरवाईटी में हम किसी एक तत्व की बात कर रहे हैं तो बाकी सारे के सारे हमारे क्या रहते हैं, समान रहते हैं। तो किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर, पूर्ति के बढ़ने या कीमत कम होने पर पूर्ति के घटने को पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहते हैं। कीमत
बढ़ने पर पूर्ति की मात्रा बढ़ जाने को पूर्ति में विस्तार, और कीमत कम होने पर पूर्ति की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे संकुचन कहते हैं। सिंपल। अगर भाई कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति ज्यादा होगी, पूर्ति ज्यादा हो रही है तो सीधी सी बात है ना, उसमें क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है ना पूर्ति में। और अगर किसी वस्तु की कीमत कम हुई तो उसके साथ साथ क्या होगा, पूर्ति कम हो जाएगी, तो इसका मतलब उसमें संकुचन हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन, विस्तार और संकुचन। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसका, जैसे कि यहाँ पर ग्राफ में दर्शाया हुआ है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम, पूर्ति में कमी पूर्ति में वृद्धि और कमी कैसे होती है। यदि अन्य बातें समान रहती हैं, ठीक है, कीमत समान रहे, लेकिन उस वस्तु की पूर्ति को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व, अन्य वस्तुओं की कीमत, उत्पादन के साधनों की कीमत, तकनीक, ज्ञान आदि परिवर्तन आने से पूर्ति में परिवर्तन आता है, तो इसे पूर्ति में परिवर्तन या फिर पूर्ति में वृद्धि या फिर कमी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ एस दिख रहा होगा आपको, एस पॉइंट। ठीक है, तो अब अगर S1 हो जाता है तो इसका मतलब पूर्ति बढ़ गई है, राइट हैंड पे गया तो पूर्ति बढ़ गई। और अगर S से S2 हो जाता है तो पूर्ति हमारी क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, यानी कि S2 हो गया यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, संतुलन कीमत का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। ठीक है, संतुलन कीमत जैसे हमने वहां पर पढ़ा था, संतुलन कीमत मांग में पढ़ा था, संतुलन कीमत यहां पर पढ़ते हैं। अब किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित होती है। बाजार में किसी वस्तु की कीमत उस बिंदु पर तय की जाती है जहां पर उस वस्तु की मांग की मात्रा उस वस्तु की पूर्ति की मात्रा के बराबर होती है। इसे हम उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे 1 रुपए में मांगी गई मात्रा कितनी थी, बॉल पेन की 38 थी। 1.5 रुपए में 31, 2 रुपए में 25, 2.5 रुपए में 20, 3 रुपए में 16, 3.5 रुपए में यहाँ पर कितनी हो गई, 13 रुपए। यानी कि जैसे जैसे कीमत बढ़ी वैसे वैसे मांगी गई मात्रा क्या होती है, बाजार के अंदर कम हो जाती है। और पूर्ति की गई मात्रा आप देखो साइड में दी हुई है, 1 रुपए में 8 पेन, पूर्ति की गई मात्रा क्या हो रही है, सीधी सी बात है, देखो मांग जो होगी लोगों के द्वारा वो तो कम हो जाएगी, सीधी सी बात। अगर माना किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है तो मांग लोग क्या कर देंगे, उसकी धीरे 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 कम करते जाएंगे। लेकिन जो उत्पादक होगा, यहां पर तो जो मांग होती है वो कौन करता है, उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर करता है। लेकिन जो उत्पादक होगा, जो माल को बेच रहा है, वो तो खुश होगा ना कि भाई कीमत बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ वो क्या करेगा, ज्यादा पूर्ति करेगा, तो पूर्ति की गई मात्रा आप देख पाएंगे यहाँ बढ़ रही है। ठीक है, तो कीमत पर दबाव बढ़ना, यहाँ पर भी बढ़ना। यहाँ पर देखो संतुलन पॉइंट कहां पर मिला, 2.5 रुपए में 20 पेनों की मांग हुई, मांगी गई मात्रा, और पूर्ति भी कितनी करी उसने, 20। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट आया था हमारा, एक ऐसा स्तर था जहां पर सभी को क्या हो रहा था, मांग में और पूर्ति में दोनों में क्या था, संतुलन था। ठीक है, और दोनों नीचे के घट रहे हैं, जैसा कि देखो इसे ग्राफ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर मांग वक्र डी वक्र दिखाया है, और डी कर्व दिखाया है आपको, और एस कर्व दिखाया है, और दोनों एक दूसरे को जिस जगह पर काट रहे होते हैं वही क्या कहलाता है, आपका संतुलन बिंदु कहलाएगा आपका। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर पॉइंट ए पर काट रहे हैं, ये हमारा संतुलन बिंदु होगा। क्लियर हो गया होगा आपको। मांग पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव, क्योंकि किसी वस्तु की संतुलन कीमत उस वस्तु की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। किसी वस्तु की भी जो तुम्हारी संतुलन कीमत होती है, संतुलन मतलब फिक्स कीमत जो होगी वो कैसे होगी, मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा निर्धारित होती है। इसलिए मांग और पूर्ति की मात्राओं में परिवर्तन आने पर संतुलन कीमत परिवर्तित हो जाती है ना। जैसा कि यहाँ पर हमारा मांग दिखाया हुआ, डिमांड डी वाला डिमांड वक्र है, डिमांड कर्व है। डी से D1 हो रहा है तो बढ़ रही है, डी से D2 हो रहा है तो घट रहा है। और यहाँ पर एस जो है वो क्या दर्शा रहा है, आपको पूर्ति दिखा रहा है। और जहां पर आर पॉइंट दिया हुआ है, जहां पर एस और डी एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां पर संतुलन कीमत आपको दी हुई है। ठीक है, मांग में परिवर्तन संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमने आपको पहले बताया था कि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य तत्व जो होते हैं उनमें परिवर्तन आने पर मांग वक्र दाहिनी ओर, राइट हैंड और नीचे बाईं ओर खिसक जाता है, इसीलिए संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ेगा, है ना। जैसा कि चित्र के द्वारा देखते हैं यहाँ पर हम लास्ट, जैसे ये रहा आपका, अगर आपका एस यहाँ पर जो दिया हुआ है ये हमारा क्या है, पूर्ति है। ठीक है, अगर वो S से S1 हो जाता है तो इसमें वृद्धि हो रही है, अगर S से S2 हो जाता है तो ये कमी हो रही है। ठीक है, और जहां पर ये D वक्र से काट रहा है R पॉइंट पर, वह उसका संतुलन कीमत कहलाएगा। और यहीं पर ये हमारा चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। क्लियर हुआ? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को आगे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे मेरे को भी हेल्प मिले और मैं आगे वीडियो ऐसे ही बनाता रहूं।